यहाँ पर पानी के अंदर सलाहियत होती है कि उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, इसीलिए हम लोग वाटर को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा जाता है उसको। अब यहाँ पे हमारे पास जो आप पानी खुद क्या है? पोलर, नॉन पोलर? पोलर। तो एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, ये डिज़ोल्व, किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व करने का रूल होता है लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, यानी कि पोलर के अंदर पोलर चीज़ डिज़ोल्व होगी, नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर चीज़ डिज़ोल्व होगी। ठीक है, तो जो आप सब्सटेंस डिज़ोल्व करेंगे वो भी पोलर होना चाहिए। तो ज़्यादातर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास होते हैं वो आसानी से वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, सिवाय 2-3 चीज़ों के, जैसे लिपिड्स नहीं होते, लिपिड नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है वो तो, बल्कि कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि बहुत आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं, बल्कि वो तो आपको पता है प्रोटीन्स हाइड्रोफिलिक होता है। दे आर वाटर लविंग। और इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि पानी के अंदर इतने अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन ओवरऑल जनरली बात कर रहे हैं। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अलाउ करती है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को या फिर किसी भी और चीज़ को पानी के अंदर डिज़ोल्व होने की? तो यहाँ पर सही जवाब हमारे पास क्या है? नॉन पोलैरिटी। तो डेफिनेटली पानी तो हमारे पास है ही पोलर। सही जवाब यहाँ पे पोलैरिटी ही था, एंड ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको भी समझ लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस करवाने का मकसद एक्चुअली में MCQs करना तो होता है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो चीज़ लेक्चर में मिस हो गई, जो चीज़ हमने लेक्चर में नहीं कवर की, वो क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जाती है अगर आप MCQs अच्छे से करते हैं तो इसीलिए जैसे यहाँ पे ये टर्म है, ये हमने लेक्चर में शायद नहीं कवर की थी, तो अभी कर लेते हैं। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सिंपल हीट कैपेसिटी क्या होती है? देखें, ये वाटर की नहीं, किसी भी सब्सटेंस की, जब आप कोई एक सब्सटेंस लेते हैं, कोई भी एक चीज़, आपने कोई भी चीज़ ले ली 1 ग्राम, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, लिपिड के मॉलिक्यूल्स हो गए, कोई खाने की चीज़ हो गई, राइस आपने ले लिए 1 ग्राम, आपने पेपर ले लिया, ठीक है। अब जब आपने उसे हीट प्रोवाइड किया, आपने उसका टेम्परेचर क्या किया? रेज़ किया। यानी कि फॉर एग्जांपल एक पानी था, उसका टेम्परेचर 10 था, आपने थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी हीट दी, उसका टेम्परेचर कितना? 11 डिग्रीज हो गया, टेम्परेचर बढ़ा। यहाँ पे जो हीट यूज़ हुई है इस टेम्परेचर को राइज करने के लिए, इस 1 ग्राम सब्सटेंस की इस हीट को हम कहते हैं क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा हमें जब गर्मी लगती है तो वी स्टार्ट स्वेटिंग, पसीना आता है। वो क्यों आता है? बिकॉज पानी के अंदर सलाहियत होती है कि वो जब एवेपोरेट होता है हमारी बॉडी से, तो बहुत सारी हीट अपने साथ लेकर एवेपोरेट होता है, उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। यानी कि अगर उसका एक डिग्री भी बढ़ाना है ना आपको पानी का, तो बहुत सारी हीट आपको चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल लोहा है, आप उसको आयरन को लीजिए और पानी को लीजिए, पानी की एक बकेट ऑफ वाटर आपने ले लिया, आप उन दोनों चीज़ों को सूरज की रोशनी के अंदर रखिए, जल्दी कौन सी चीज़ गर्म होगी? पानी जल्दी गर्म होगी, करके देखिएगा, पानी जल्दी नहीं गर्म होगा। जो आयरन का जो भी आपने पीस रखा है, वो फॉर एग्जांपल एक लॉक है, ताला, वो जल्दी गर्म हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप पानी की एक बकेट रखते हैं तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं पानी जल्दी गर्म होगा, तो करके देखिएगा। तो वो जल्दी गर्म क्यों होता है? बिकॉज उसको थोड़ी सी हीट चाहिए होती है अपना टेम्परेचर राइज करने के लिए, पानी को ज़्यादा हीट चाहिए होती है टेम्परेचर राइज करने के लिए। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? It allows water to store
वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वाटर, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी अदर सब्सटेंस। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी चीज़, 1 ग्राम आपने कोई भी चीज़ लेनी है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। वो जो हीट गई है उसको 1 डिग्री बढ़ाने के लिए वो हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। अब आप इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आप इसे उर्दू में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, इंग्लिश में भी, व्हाटएवर यू फील लाइक। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप क्या समझे अभी तक? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? कैपेसिटेंस ये है कि अगर हम कोई चीज़ को हीट करते हैं तो सबसे पहले कोई भी मेटालिक चीज़ या नॉन मेटालिक चीज़ वो गर्म हो, जबकि वाटर को टाइम लगेगा गर्म होने में। इसका मतलब जो हीट कैपेसिटी है वाटर की वो ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट आपका ये होना चाहिए, वो हीट जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी चीज़ का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, वो हीट, वो टेम्परेचर, वो कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होता है, हीट कैपेसिटी अलग होती है। सही है। और यहाँ पे इन्होंने डी में लिखा हुआ है हाई सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है? जो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें सलाहियत होती है एक फोर्स जनरेट करने की, आपस में जुड़े रहने की। आपने देखा होगा कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, बारिश होती है तो वो गोल ड्रॉपलेट्स की शक्ल में ज़मीन पे गिरती है, ऐसा ही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से इस तरीके का शेप इख्तियार कर लेता है। तो ये जो अट्रैक्शन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में उसके सरफेस पे, उसको सरफेस टेंशन कहता है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास एक एनर्जी का अमाउंट है, एक हीट है। तो हर किसी सब्सटेंस के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है। जैसे वाटर की बात करें तो पानी के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होती है? 4.186 किलो कैलोरी पर मोल, ये यूनिट है उसका, ये वैल्यू है पानी के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, हाउ डज हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंट्रीब्यूट टू वाटर्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे कंट्रीब्यूट करती है पानी के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हमारे पास, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, तो ये क्या होता है? ये एटम्स के दरमियान में होता है। मॉलिक्यूल के अंदर वाली जो बॉन्ड है वो आयोनिक या फिर कोवेलेंट है। मॉलिक्यूल के दरमियान में जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसे अगर मैं बोलूँ H2O, यहाँ पर कौन सी कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन अगर मैं पूछूँ 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कौन सी बॉन्ड है, तो वो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड समझ आ गया। अब वो कह रहे हैं कि भाई बताइए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस चीज़ में कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो हाई होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है मॉलिक्यूल्स की, या फिर ये पानी को एनेबल करती है ताकि वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके? ये प्रिवेंट करती है वाटर को डिजॉल्व होने नहीं, इट वीकन्स कोहेजन बिटवीन, ये भी नहीं होगा। सो डेफिनेटली ये भी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर्स कोहेजन इन बायोलॉजिकल सिस्टम? सो भाई हमारे अंदर क्या इम्पोर्टेंस है? सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस है पानी की कोहीजन। कोहीजन किसे कहते हैं? कोहीजन पानी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, तो जैसे पानी हमारे पास रूट से लीफ तक जाता है, तो ज़मीन से जब इतने ऊपर हाइट पे पानी जाता है तो कैसे जाता है? इस कोहीजन प्रॉपर्टी की वजह से जाता है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं इस तरीके से, और एक लाइन इस तरीके से कॉलम बनता है, और कोहीजन की वजह से पानी ऊपर जा रहा होता है जाइलम के अंदर। तो यहाँ पे भी ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 4th में कह रहा है व्हाट इज आइस, व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन लिक्विड वाटर? क्यों भाई आइस फ्लोट क्यों करती है पानी के ऊपर? क्यों? क्या इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है
कि देखिए जो चीज़ कम डेंस होगी वो फ्लोट करेगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी, जो हल्की होगी वो फ्लोट करेगी ऊपर पानी के। जबकि होना ये चाहिए था कि पानी आइस जो है वो नीचे बैठ जाती पानी की उसकी बॉटम में जाकर, लेकिन आइस जो है वो आपने देखा कि ये पानी है तो इसके ऊपर फ्लोट करेगी, क्योंकि आइस की जो डेंसिटी है, इसके पीछे रीज़न ये है कि आइस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ज़्यादा होती है पानी से। जनरली ऐसा होता नहीं है, जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन आइस और वाटर ये थोड़ा सा एक अजीब बिहेवियर एक्सेप्शन है। इसमें क्या होता है कि जो वाटर का सॉलिड स्टेट है उसकी डेंसिटी कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरम्यान में बहुत सारी स्पेस होती है, इसकी वजह से डेंसिटी क्या कम हो जाती है। तो ये आइस फ्लोट क्यों करती है पानी के ऊपर? क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा। आइस की डेंसिटी देखें पानी से कम होती है। मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, आइस की डेंसिटी यू वर राइट। आइस की डेंसिटी कम होती है पानी की डेंसिटी से। लेट मी जस्ट कंफर्म दैट। फिर भी मुझे ऐसा डाउट लग रहा है तो ठीक है। हाँ जी, आइस जो है वो लेस डेंस होती है पानी से। तो आइस फ्लोट क्यों करती है पानी के ऊपर? क्योंकि आइस इज डेंसर देन वाटर, ये गलत है। वो आपने किया है वाटर एक्सपेंस वाई अपॉन फ्रीजिंग, तो जब अब डिक्रीजिंग डेंसिटी, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है कि भाई जब पानी फ्रीज होता है यानी कि आइस बनती है, फ्रीज होने का मतलब आइस बनती है, तो आइस बनती है तो वो डेंसिटी कम हो जाती है। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट एवर बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन वाटर। ये मैंने भी आपको बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये बिल्कुल सही बात है। आयोनिक कब होती है? मेटल नॉन मेटल्स के साथ, कोवलेंट में मेटल मेटल्स के साथ, नहीं, नॉन मेटल के साथ। और नॉन मेटल के साथ। मैम ये क्या वैन वैन वाल फोर्सेस क्या होती हैं? मॉलिक्यूल देखिए, ये हमारे पास जो है ना, ये वाली आयोनिक और कोवलेंट, ये दोनों क्या है, ये एटम के दरमियान में फोर्सेस हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैन डर वाल फोर्सेस क्या है, ये मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्सेस है। जैसे H2O के दरमियान में, तो ये वैन डर वाल फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैन डर वाल फोर्स का एक टाइप है, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसका क्या सीन है, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए, वैन डर वाल फोर्सेस मॉलिक्यूल के दरमियान में होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैन डर वाल का एक टाइप है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होती है? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन आ रहा है और एक बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो H2O हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डज वाटर्स पोलैरिटी अफेक्ट इट्स एबिलिटी, यानी कि पानी की पोलैरिटी कैसे अफेक्ट करती है उसके ट्रांसपोर्ट को प्लांट्स के अंदर। इट अलाउज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स टू डिजोल्व ईजीली, तो भाई ऐसा नहीं होता, नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिजोल्व नहीं होते। इट एनेबल्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज सॉल्यूट्स, ठीक है। प्रिवेंट करता है ऑस्मोसिस, स्टॉप्स कैपिलरी एक्शन, स्टॉप नहीं करता कैपिलरी एक्शन को बल्कि उसे प्रमोट करता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 में इस कि पूछा क्या है, पानी की पोलैरिटी जो है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बी सही जवाब होगा। ऑस्मोसिस को प्रिवेंट नहीं करती ऑस्मोसिस को, बल्कि प्रमोट करती है वाटर की पोलैरिटी। जो चार्ज्ड सॉल्यूट्स होते हैं वो आसानी से पानी से क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे सेल में, मतलब जो भी हमारे पास सब्सटेंस है वो उसमें से जहाँ पे पानी मौजूद है, क्योंकि वो डिज़ोल्व हो जाएगा चार्ज सॉल्यूट जो भी है क्योंकि पानी पोलर है
तो पोलर के अंदर जो भी चार्जेस वाली चीज़ होगी वो डिजॉल्व हो जाएगी और अच्छे से वो ट्रांसपोर्ट हो पाएगा. डन. Yes, ma'am. Okay, there are many questions. We need to be a little bit quick. Question number 7. Why is water considered a universal solvent? इसे universal solvent क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि ये डिज़ोल्व करता है सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक को. ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. ऑर्गेनिक तो होते ही नहीं डिज़ोल्व. न्यूट्रल पीएच होती है, डिज़ोल्व करता है आयोनिक पोलर दोनों को. तो ये बिल्कुल सही बात है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इफेक्ट. अच्छा मैं ये जल्दी जल्दी कर रही हूँ. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझे रोक सकते हैं. यू कैन आस्क. क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इफेक्ट डज water's high latent and heat of vaporization have on organisms. देखें latent heat of vaporization क्या होती है, heat of vaporization क्या होती है. वो जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था कि वो हीट जो कि आपको रिक्वायर्ड है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए. तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है कि भाई वो हीट जो कि रिक्वायर्ड है आपको वाटर का 1 ग्राम वेपोराइज करने के लिए, यानी कि मेरे पास 1 ग्राम लिक्विड वाटर है उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उस 1 ग्राम को वो जो हीट रिक्वायर्ड होगी, वो जो टेम्परेचर आप देंगे वो क्या होगा, वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी. ठीक है. और ये हमारे लिए ये हमें कैसे इफ़ेक्ट करती है, इसका फ़ायदा क्या है तो इसका फ़ायदा ये है कि देखें हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है हमारे पास, जब पानी इवेपोरेट होता है, वेपोराइज होता है हमारी बॉडी से, जिसको स्वेटिंग कहते हैं, तो वो अपने साथ हीट को लेकर इवेपोरेट होता है और वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है. तो ऑप्शन ए आपने बिल्कुल ठीक यहाँ पर टिक किया है. क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ डज वाटर कंट्रीब्यूट टू एंजाइम एक्टिविटी. एंजाइम एक्टिविटी को कैसे करता है, कंट्रीब्यूट कैसे करता है इसके साथ. हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट देखिए सबस्ट्रेट बाइंडिंग को प्रिवेंट करता है वाटर, नहीं डिस्टर्ब करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को, स्टेबलाइज करता है प्रोटीन को. तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है. आपको पता है एंजाइम्स जो होते हैं, ज़्यादातर एंजाइम्स 98-99% एंजाइम्स, ये परसेंटेज कोई कहीं पे गिवन नहीं है, जो समझाने के लिए बता रही हूँ. ज़्यादातर एंजाइम्स आपके पास एक्वस मीडियम में काम करते हैं, यानी कि पानी की मौजूदगी में. क्वेश्चन नंबर 10 इन विच सेल्यूलर प्रोसेस पानी जो है वो डायरेक्टली ऐसा रिएक्टेंट इस्तेमाल होता है. तो वो फोटोसिंथेसिस बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे. ठीक है. अगर मैं बोलूँ सेल्यूलर रेस्पिरेशन तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वाटर क्या होता है, रिलीज होता है. व्हाट मेक्स वाटर एन इफेक्टिव कूलेंट. तो स्वेटिंग होती है तो वाटर एज अ कूलेंट काम करता है. अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन भी किया था, वही सेम चीज़ है कि इसकी हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है. जब ये वाटर इवेपोरेट होता है, वेपोराइज होता है, तो हीट साथ लेके निकलता है. तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है. नंबर 12 हाउ डज वाटर डेंसिटी चेंज विथ टेम्परेचर. वाटर की डेंसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है, इंक्रीज होती है. आपने ऊपर पढ़ाया ना वाटर का Q4 क्वेश्चन में था, ये करेक्ट मे बी. ओके. हाउ डज वाटर्स डेंसिटी. अच्छा ये जो क्वेश्चन हमारे पास ये टॉपिक है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, वहाँ से आता है. तो जो 4 डिग्री है ना, ये हमारे पास क्रिटिकल मतलब एक बहुत ही एसेंशियल पॉइंट है, क्योंकि 4 डिग्री से नीचे जो हमारे पास टेम्परेचर होता है उसमें वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वो कम होती है. और जो 4 डिग्री के बाद हमारे पास वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है. तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है. तो ये भी आपका, क्योंकि यू करेक्टेड इट, सो आई एम गोइंग टू कंसिडर दैट. नंबर 13 के अंदर हमसे पूछा है व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर इन हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं कि जब आप कैटाबॉलिज्म करते हैं तो पानी क्यों ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर इज हाइड्रोलिसिस. तो बॉन्ड क्या होता है, लिसिस यानी कि ब्रेकडाउन, हाइड्रो यानी कि पानी की मौजूदगी में बॉन्ड का ब्रेकडाउन होना. ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है. 14 के अंदर पूछा है हाउ डज वाटर सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन कैसे बेनिफिट करती है एक्वेटिक इंसेक्ट्स को. ये प्रोवाइड करती है रिजिड सरफेस फॉर मूवमेंट. ये प्रिवेंट करती है वाटर इवेपोरेशन को, अलाउ करती है इंसेक्ट को टू फ्लोट ऑन वाटर इन इंक्रीज बुयंसी. सी ऑप्शन.
अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास सरफेस बिल्कुल सही ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है इसका, क्योंकि पानी जो होता है ना उसमें जब भी कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पिन है उसको ड्रॉप करें तो वो नीचे चली जाएगी बॉटम पे। यहीं पे अगर आप कोई चीज़, एक आप कोई पेपर ड्रॉप करें तो वो ऊपर फ्लोट करेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन ने उन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ इस तरीके से खींच के रखा। पिन बिल्कुल जल्दी से जाके, उसका सरफेस एरिया कम था तो जिसकी वजह से बिल्कुल नीचे चली गई। उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स ने अच्छी खासी फोर्स लगाई, अपस्ट्रेस लगाई उसके ऊपर। तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, इंसेक्ट्स जो वो फ्लोट करता है पानी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर अलाउज कैपिलरी एक्शन इन प्लांट्स। कैपिलरी एक्शन किसे कहता है पहले तो? कैपिलरी रिएक्शन कैपिलरीज। ये कैपिलरी हमारे ब्लड कैपिलरी की बात नहीं हो रही। कैपिलरी रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास जो जैसे अब प्लांट की बात हो रही है यहाँ पे, आपने देखा है कभी स्ट्रॉ के अंदर लिक्विड रह जाता है तो अगर आप उसे जूस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई जूस का कोई पार्टिकल्स कुछ रह गए स्ट्रॉ के अंदर, एंड व्हेन यू सक इट तो वो फिर दोबारा से ट्रैवल करते हैं ऊपर की तरफ। तो वो जो पतली सी एक नैरो ट्यूब के अंदर जब लिक्विड ट्रैवल करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी कि ऊपर की तरफ, तो वो कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी एक्शन कहलाता है। हमारे पास जाइलम के अंदर पानी ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो जाइलम एक बहुत ही नैरो टिश्यू होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिलरी एक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, क्या चीज़ बेनिफिट कर रही होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? लो स्पेसिफिक हीट तो नहीं होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होगा, हाई डेंसिटी, हाई सरफेस टेंशन। हाई सरफेस टेंशन बिल्कुल सही जवाब है, ताकि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे आपस में कंबाइंड होंगे, अट्रैक्टेड होंगे, जिसकी वजह से वो आसानी से मूव कर सकते हैं, उनके अंदर कोहेजन होगी, तो चेन लाइक स्ट्रक्चर बना के वो ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। फिर हमारे पास जनरल फार्मूला पूछा है उन्होंने कार्बोहाइड्रेट का, ये मैंने आपको नहीं बताया था लेकिन बताना चाहिए था। कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का क्या होता है जनरल फार्मूला, CnH2n ON। ओके, ऐसे भी नहीं होगा ये, इसको CH2ON, ये जनरल फार्मूला होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा, ये गलत है। ये जो आपने किया है ये ग्लूकोज का, इन्होंने जनरल फार्मूला पूछा है, ठीक है। और ये मोनोसेक्राइड का जनरल फार्मूला है। अगर आप यहाँ पे पुट भी करेंगे ना, जैसे ग्लूकोज के अंदर कार्बन कितना होता है, ये N क्या है, N इज द नंबर ऑफ कार्बन। अगर मैं आपको बताती हूँ तो आप फार्मूला निकाल लेंगे आसानी से। मैं बोलती हूँ कि हमारे पास, आप रीचेक कर लें, ग्लूकोज का फार्मूला यही निकलेगा। समझ लेते हैं कार्बन हमारे पास हेक्सोस है, हेक्सोस के अंदर कार्बन नंबर कितना है, 6। तो N की जगह पे 6 पुट करें। अभी 6 सबसे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये C6 हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से, 12 हो गया, O6 हो गया, तो ये ग्लूकोज का फार्मूला बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इन ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे पास मोनोसेक्राइड होता है, बिल्कुल सही। कौन सा, हेक्सोस। हाउ आर मोनोसेक्राइड्स ज्वाइन टू फॉर्म डाइसेक्राइड, कौन सी बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोसिलिक, बताया था मैंने आपको। व्हाट इज द मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एनिमल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है स्टोरेज वाला, ग्लाइकोजन। प्लांट में कौन सा होता है, स्टार्च। सेल्यूलोज कहाँ पे होता है, काइटिन, पंजाब। विच पॉलीसेक्राइड इज मैंने फाउंड। ना यही क्वेश्चन, which polysaccharide is found in plant cells। तो ये बिल्कुल सही है, सेलुलोज है ना, यस सेल्यूलोज ही होता है। पॉली सुना भी बात में। स्टार्च सेल वॉल में नहीं मिलता, स्टार्च स्टोरेज का काम करता है। S से स्टोरेज, H से स्टार्च, याद रखेंगे स्टोरेज का काम करता है।
What type of bond links monosaccharide or polysaccharide glycosidic bond? Definitely. Glycosidic bond. Which enzyme breaks down starch into maltose? ये बिल्कुल सही किया आपने. अमाइलेज कैसे याद रखेंगे? देखिए स्टार्च के अंदर अमाइलोज होता है, Yes, ma'am. तो अमाइलोज को ब्रेक डाउन करने वाला अमाइलेज होता है. एक amylase होता है और दूसरा अमाइलोपेक्टिन होता है. starch होती है और स्टार्च के अंदर अमाइलोज होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है. अमाइलोज जो है वो क्या है? वो अनब्रांच्ड है. अमाइलोपेक्टिन क्या है? ब्रांच चेन है. अब माल्टोज क्या है? माल्टोज डाइसैकेराइड था. yes, ma'am. माल्टोज हमारे पास सॉरी क्या बात कर रहे थे? माल्टोज हमारे पास इसका मोनोमर क्या होता है माल्टोज का? ग्लूकोज. Yes. Ma'am, sucrose का glucose और lactose का भी glucose. डाइसैकेराइड का मतलब क्या है? दो मोनोसैकेराइड मिल रहे हो. ये हमने पढ़ा था. सुक्रोज के अंदर क्या था? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. माल्टोज में क्या था? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. Glucose plus glucose. लैक्टोज में क्या था? lactose ग्लूकोज plus प्लस glucose. गैलेक्टोज. Yes, ma'am. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोजन इन द ह्यूमन बॉडी? ग्लाइकोजन का फंक्शन क्या होता है कि ये स्टोरेज का काम करता है. विच कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस? ह्यूमन सेल्यूलोज नहीं डाइजेस्ट कर सकता क्योंकि उसके पास एंजाइम नहीं होता. हमारे पास एंजाइम नहीं होता सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने का. यहीं पे अगर हमारे पास जो कैटल्स हैं जैसे काऊ, उसके पास एंजाइम होता है सेल्यूलेज, तो वो कर सकता है इसको डाइजेस्ट. हाउ डू अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा? Ma'am, plant जो cellulose है वो plant में ही होगा. तो जब हम कोई plant खाएंगे तो cellulose हमारा intake नहीं होगा. होगा बिल्कुल, लेकिन वो फिर अनडाइजेस्टेड ही हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर चला जाता है. लेकिन क्या ये बिल्कुल ही फ़ायदेमंद नहीं हमारे लिए? है. इसके अंदर ये थोड़ा सा मतलब सेल्यूलोज जो है उसके अंदर फाइबर भी होता है. फाइबर हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है. और फाइबर्स आपने देखा होगा, फाइबर वाला हाई फाइबर वेजिटेबल्स खानी चाहिए, आपने सुना होगा. वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे डाइजेशन अच्छी होती है दूसरी चीज़ों की. चाहे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन ये फिर भी फ़ायदेमंद है सेल्यूलोज. हाउ डू अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज डिफर? इन दोनों का में फ़र्क क्या होता है? क्योंकि इन दोनों का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो डिफर करता है. फर्स्ट कार्बन देखें, इनका रिंग स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जो अल्फा होता है ना उसमें हाइड्रोक्साइल ऊपर होता है, जो बीटा होता है ना उसमें हाइड्रोक्साइल नीचे होता है. सिंपल सी बात है. विच प्रोसेस कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू एटीपी? ग्लूकोज को एटीपी में कौन कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोलिसिस. ये फर्स्ट स्टेप है. पूरा प्रोसेस का नाम बोले तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन. Yes, ma'am, 10 steps होते हैं इसमें और end में जाके pyruvic acid बनता है. यस. व्हाट इज द रोल ऑफ सेल्यूलोज इन ग्लूकोज इन प्लांट्स? सेल्यूलोज का काम क्या होता है? ये हमारे पास, ये गलत किया आपने. स्ट्रक्चरल सपोर्ट होगा, सेल वॉल का काम करता है ये. ठीक है. एनर्जी स्टोरेज कौन करता है? स्टार्च. Starch करता है ये आपने तो. ओके, ये वाला नहीं किया आपने. व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन? दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मैं बताता हूँ, मुझे समझ में आती है थोड़ी सी. Starch is highly branched. Glycogen is starch is made up of fructose and glycogen is made of lactose. Option A is ऑप्शन ए. आर यू श्योर? yes.
इसमें बॉन्ड दिया हुआ है, तो स्टार्च में कह रहा है 1,4 लिंकेज होता है, बिल्कुल सही। और ट्राइकोजन में बीटा 1,4 लिंकेज होता है। स्टार्च बना हुआ होता है फ्रक्टोज से, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, दोनों ही ग्लूकोज से बने हुए होते हैं। तो ऑप्शन बी मुझे सही लग रहा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, सही है। 29 में विच शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर होती है, जो कि क्या है? पेंटोज शुगर है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज क्या है? ट्रायोज है। कीटोन है, एल्डोज है? डीऑक्सीराइबोज एसीटोन, ये ट्रायोज है, ये एल्डिहाइडिक शुगर है, कीटोनिक शुगर है। गुड। व्हाट इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स? गलत है ये वाला स्ट्रक्चरल है, स्टार्च होगा इसका सही जवाब। विच कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन मिल्क? बताया था, लैक्टोज। प्रोटीन कौन सा होता है? कैसीन। ये नहीं है वो में। विच डिस्टिंग्विशेस रिड्यूसिंग शुगर फ्रॉम नॉन रिड्यूसिंग शुगर? ये मैंने नहीं बताया था। लेकिन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर एक और शुगर होती है, इसके अंदर फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होता है। इसमें फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक शुगर्स होती हैं। ज़्यादातर हमारी जो शुगर्स होती हैं वो एल्डिहाइडिक होती हैं, लेकिन 2-3 हैं जो कि ज़्यादातर शुगर्स क्या होती हैं? रिड्यूसिंग होती हैं, थोड़ी बहुत हैं जो कि नॉन रिड्यूसिंग होती है। नॉन रिड्यूसिंग के अंदर सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये नहीं, कोई भी हो सकती है, मोनोसेक्राइड भी हो सकती है, ओलिगो पॉली कोई भी हो सकती है। हमारे पास जितनी भी मोनोसेक्राइड्स हैं वो सारी की सारी रिड्यूसिंग है। सही है। तो हमारे में रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों में? एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, सही है। प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ से आ गया इसमें? ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये नहीं होगा। सॉल्बिलिटी ऑफ इन वाटर, तो रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इनएबिलिटी टू फॉर्म रिंग्स, रिंग तो मेरे ख्याल से हमारे पास सुक्रोज जो है वो है तो नॉन रिड्यूसिंग, लेकिन वो रिंग बना सकता है। अच्छा, रिंग क्या होता है? एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम लोग बनाते हैं ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर, मैंने बनाया था, तो उसी तरीके से ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर भी बनता है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। रही बात सॉल्युबिलिटी इन वाटर की, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर इस पे इतनी ज़्यादा डिपेंड नहीं करती। मेरे ख्याल ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। उसको थोड़ा सा और देखेंगे, लेकिन आई थिंक ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। व्हाट विच केमिकल टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्टार्च? स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हैं? ये भी मैंने नहीं बताया था। देखें, ये आपको याद रखना है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट, ना सिर्फ स्टार्च, कोई भी कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हैं? आप करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। अच्छा, आयोडीन टेस्ट भी होता है, आयोडीन टेस्ट भी होता है, बिल्कुल। इसके अंदर बेसिकली आप यही, इसके अंदर भी आप उस कार्बोहाइड्रेट को ही टेस्ट कर रहे होते हैं। मैं आप पे लिख देती हूँ कि आयोडीन टेस्ट हमारे पास, अच्छा यहाँ पर बल्कि सही जवाब आयोडीन टेस्ट ही होगा। आयोडीन टेस्ट इज मेनली फॉर स्टार्च।
खाने के अंदर स्टार्च नहीं है तो वो क्या है, आयोडीन टेस्ट है। अगर स्टार्च लेंगे, उसका आयोडीन टेस्ट करेंगे तो उसका कलर क्या आएगा? what do you think? कलर आएगा ब्लू। ब्लू। यहीं पे अगर आप ब्लैक, पढ़ा था कि उसने टेस्ट किया था उसको, फिर आयोडीन में डिप किया था और फिर कलर लेस हो गया था, उसमें फिर पिगमेंट्स आ गए थे, ऐसे कुछ पता नहीं। पिगमेंट वो केमिस्ट्री में होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जब आप बात करते हैं तो उसके कलर्स चेंज होते हैं। वो मैम बायो में भी पढ़ा था हमने, कोई साइंटिस्ट ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था। हो सकता है। तो खैर आपने याद किया रखना, आयोडीन टेस्ट हमारे पास स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट होता है। स्टार्च होगा तो ब्लू कलर आएगा उस सोल्यूशन का, ग्लाइकोजन होगा तो रेड कलर आएगा, सेल्यूलोज होगा तो कोई भी कलर नहीं आएगा। अभी कौन सा चैप्टर? अच्छा ये बायोमोलिक्यूल का ही है सारा। यहीं पे अगर आप बात करें बेनेडिक्ट टेस्ट की तो वो किस लिए होता है? बेनेडिक्ट टेस्ट होता है रिड्यूसिंग शुगर को डिटेक्ट करने के लिए। क्लियर हो गया? आयोडीन टेस्ट स्टार्च के लिए होता है। आयोडीन के टेस्ट के लिए कलर क्या आएगा? स्टार्च का ब्लू कलर आएगा। एग्जैक्टली। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है भाई? ग्लूकोज होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन बिल्कुल सही है। हाउ डज स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज कंट्रीब्यूट टू इट्स फंक्शन? सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर कैसे कंट्रीब्यूट करता है उसके फंक्शन को? तो उसकी लीनियर अरेंजमेंट होती है जो कि रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। स्टोरेज का नाम मतलब नहीं, स्टार्च का मसला होता है, डिजॉल्व करता है पानी नहीं, अल्फा ग्लूकोज से बना हुआ होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। आपने देखा होगा राइट एंगल की तरह इस तरीके से सेल्यूलोज फाइबर्स अरेंज्ड होता है, पेक्टिन उसे सीमेंट करता है कंबाइन। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज कंप्लीट हो गया।